नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपने हिंदी में। तो दोस्तों, जिस श्रृंखला का हमने प्रारंभ कर रखा है उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज जो अध्याय पढ़ेंगे वह 5 है। उसका शीर्षक है अमरकंटक से ढिंढोरी की यात्रा। ठीक है, मतलब ढिंढोरी तक की यात्रा है। शीर्षक क्या है? अमरकंटक से ढिंढोरी। तो शुरू करते हैं हम। अब जो लेखक हैं वो अमरकंटक से लेकर ढिंढोरी की पद यात्रा का यात्रा वृत्तांत का रेखांकन के साथ साथ शब्दों में बांधने का प्रयास करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। कोई 6 महीने के बाद हम पुनः अमरकंटक से नर्मदा कुंड के सामने खड़े हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री या फिर नर्मदा कुंड ये वे स्थान है जहाँ नदी पहाड़ की कोख से निकलकर पहाड़ की गोद में आती है। ये हूबहू प्रश्न पूछा गया है। क्या है कि गंगोत्री, यमुनोत्री या फिर नर्मदा कुंड ये वे स्थान हैं जहां नदी पहाड़ की कोख से निकलकर पहाड़ की गोद में आती है। पहाड़ के गर्भ में छुपा हुआ पानी यहाँ अवतरित होता है। नवजात शिशु की तरह नदी यहाँ धवल, उज्जवल और कोमल होती है। ठीक है, आगे क्या है कि यहाँ हमारी यात्रा का नया अध्याय शुरू हुआ। अभी तक हम नर्मदा के उत्तर तट पर थे, यहाँ से दक्षिणी तट पर आ गए। अभी तक उद्गम की ओर चलते थे, आज से संगम की ओर चलेंगे। कोई 2 घंटे में कपिलधारा पहुंच गए। अधिकांश प्रकंपावासी यहाँ से सड़क पकड़कर कबीर चौरा होते हुए ढिंढोरी निकल जाते हैं, लेकिन हमें तो नर्मदा के किनारे किनारे ही जाना था। पर कपिलधारा के सामने की गहरी घाटी को देखकर ठिठक कर खड़े हो गए। वहां से कोई नहीं जाता। वहां पगडंडी तो क्या, पगडंडी की चुटिया तक नहीं थी। बहुत चिरोरी करने पर भी कोई हमारे साथ आने को तैयार न हुआ। उल्टे डरा दिया कि गर्मी के दिन है, सांप बिच्छू नदी के किनारे आ जाते हैं, वहां से जाना खतरे से खाली नहीं। सामने की गहरी घाटी को देखकर वैसे ही डर लग रहा था। लोगों ने और डरा दिया, लेकिन जाएंगे तो नर्मदा के संग संग इसी घाटी में से, चाहे जो हो। रक्षा करना माँ। एन कपिल धारा से नीचे उतरना संभव नहीं था। थोड़ा आगे बढ़कर नीचे उतरे। प्रपात से यहाँ पे बार बार शब्द आ रहा है। कोई नया स्टूडेंट होगा या नया कोई पाठक होगा, कोई मेरी तरह होगा, तो सबसे पहले प्रपात 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 पढ़ता जरूर जाएगा, लेकिन इसका चित्र मस्तिष्क में नहीं उभरेगा। तो प्रपात का अर्थ होता है झरना। ठीक है, प्रपात के आसपास मधुमक्खियों के सैकड़ों छत्तों को देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। दीपावली के समय एक भी छत्ता नहीं था। मधुमक्खियों को यह गर्मी में शायद यहाँ की ठंडक भाती हो। क्या है कि दीपावली के समय एक भी छत्ता नहीं था। मधुमक्खियों को गर्मी में शायद यहाँ की ठंडक भाती हो। दूध धारा से भी नीचे उतरे। चट्टानों पर से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कहीं कहीं तो समझ नहीं आता था कि कहाँ से बढ़े। गिरते पड़ते, चढ़ते उतरते, चप्पा चप्पा आगे बढ़ रहे थे। थक जाते तो बैठ लेते, फिर तुरंत चल देते। इस सुनसान घाटी में हम अनावश्यक विलंब करना नहीं चाहते थे। विलंब नर्मदा भी नहीं चाहती थी। तेज गति से कूदती दौड़ती नीचे उतर रही थी। अमरकंटक कोई बड़ा पहाड़ नहीं। आते समय हम इसे 2 घंटे में चढ़ गए थे। इस समय नर्मदा का साथ छोड़ दिया था, सीधे पगडंडी से चढ़े थे। इस बार नर्मदा के किनारे किनारे बिना पगडंडी के उतर रहे थे। समय ज्यादा लगेगा, फिर भी तीसरे पहर तक तो उतर ही जाएंगे। नर्मदा की उंगली पकड़कर चल रहे थे। आमने सामने ऊंचे हरे भरे पहाड़ और बीच में गहरी सकरी घाटी में से बहती हुई तनवंगी नर्मदा। तनवंगी नर्मदा। तीसरे पहर घाटी चौड़ी होने लगी। मैं समझ गया कि पहाड़ खत्म होने को है, मैदान आ गया। हमारी खुशी का क्या कहना। अमरकंटक का नाम मेकल भी है। देखो, अमरकंटक का नाम मेकल भी है, इसलिए नर्मदा का नाम मेकल सुता भी है। मेकल अपनी बिटिया को वनाच्छादित घाटी में से किस हिफाजत से नीचे छोड़ गया, इसे आज हमने अपनी आंखों से देखा। ठीक है, इसको दोबारा पढ़ देती हूँ। अमरकंटक का नाम मेकल भी है, इसलिए नर्मदा का नाम मेकल सुता भी है। मेकल अपनी बिटिया को वनाच्छादित घाटी में से किस हिफाजत से नीचे छोड़ गया, इसे आज हमने अपनी आंखों से देखा।
आगे जाने पर पगडंडी मिल गई। इक्के दुक्के ग्रामीण भी दिखाई देने लगे। शाम होते होते पकरी सोडा पहुंचे। खूब सवेरे आगे बढ़े। सामने के सूखे खेतों में से बहती नर्मदा साफ दिखाई दे रही थी। अभी तक तंग घाटी के घने शाल वन में नर्मदा छुपी थी, मुश्किल से ही नजर आती थी, लेकिन यहाँ से वह दूर से भी साफ साफ दिखाई देती है। नर्मदा का जन्म मानो गौरैया की तरह हुआ है। ऊपर कुंड के घोंसले में अंडे की तरह अवतरित हुई और अंडे में से बाहर वह यहाँ नीचे निकली है। आगे एक पेड़ की छाया में भोजन बनाने बैठे। पास में किरंगी गांव है। वहां का एक ग्रामीण नहाने आया था। हमारे बारे में जानकर बहुत खुश हुआ। कहने लगा, गुरुजी, हमारे गांव में अखंड कीर्तन हो रहा है, जरूर आइए, मेरे घर पर ही ठहरिए। उसके घर पहुंचे। पड़ोस में अखंड कीर्तन चल रहा था। दूसरे दिन आम का विवाह था, तो वहां 2 दिन रहे। उसके पड़ोसी ने घर के आंगन में आम का पेड़ लगाया था। 2 साल से उसमें आम लग रहे थे, लेकिन जब तक वह उस पेड़ का विवाह नहीं कर देता, तब तक उसके फल नहीं खा सकता। ऐसा रिवाज है यहाँ। सो चमेली की बेल के साथ आम का विवाह रचाया है। देखो, चमेली की बेल के साथ, किसकी बेल के साथ? चमेली की बेल के साथ आम का विवाह रचाया है। आगे क्या कहते हैं कि पंडित जी आए हैं, विधिवत विवाह हो रहा है। हम यह सब रसपूर्वक देखते रहे। गांव के कठोर जीवन में ऐसे अनुष्ठान रस घोलते हैं। गारक मट्ठा में गोपी कोटवार के घर रहे। देखो, गांव का नाम देखो, गारक का मट्टा में गोपी कोटवार के घर रहे। गांव में एक जगह शादी हो रही थी, हम भी शामिल हुए। भांवरे पड़ रही थी, भांवरे तो फेरे पड़ रहे थे। सभी ने दूल्हा दुल्हन के पैर पूजे, मैंने भी पूजे। दुल्हन के हाथ में 2 रुपए रखे तो हलचल मच गई। सभी 10 पैसे जो दे रहे थे। अच्छा, सभी तो 10 पैसे दे रहे थे और लेखक ने 2 रुपए रख दिए तो हलचल मच गई। हो गया इतने सारे पैसे, मतलब 2 रुपए भी देखो उस समय क्या था। आजकल तो 2 रुपए में कुछ आता ही नहीं। 2 रुपए की शक्ल ही नहीं देखी, कितने समय हो गया। ठीक है, लेकिन उसी 2 रुपए की अगर कहीं जरूरत पड़ जाए ना भाई साहब, पता नहीं कहाँ से वो, मतलब उसको लेके आना मुश्किल होता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। हाँ, वैसे तो फोन पे है, ये तो बेचारा संभाल ही लेता है, ये 2 रुपए की समस्या। आगे बढ़ते हैं। एक मजे की बात यह थी कि यह लड़की का नहीं, लड़के का घर था। यहाँ 4 भांवरे मतलब फेरे, लड़की के घर पड़ती है, 3 लड़के के घर। यहाँ से चलने पर नर्मदा का एक प्रपात देखने मिला। नर्मदा के 20 प्रपातों से सबसे लुहरा कोई 1 मीटर ऊंचा। पानी में पथरीले पाट को काट छाट कर खोखला बना दिया है, मानो नदी में कोठियां बनी हो। इसलिए इसका नाम है कोठी घुघरा। घुघरा या घुघरा यानी प्रपात। अच्छा, घुघरा का अर्थ प्रपात। ठीक है, ओके। श्रीहीन धरती पर से आगे बढ़ रहे थे। दीपावली के समय जब सामने तट से चले थे, तब कैसी हरियाली थी। उसकी जगह अब है सूरज की ज्वाला से चटकी हुई भूरी सूखी जमीन। छाया के लिए कहीं पेड़ तक नहीं, डिंडोरी तक ऐसा ही उजाड़ रहेगा। इसलिए बड़े सवेरे चल देते और 9-10 बजे तक जो गांव आ जाता वहीं ठहर जाते। अगला पड़ाव है बंजर टोला। इसके बाद सिवनी संगम। यहाँ सिवनी नदी नर्मदा से आ मिली। संगम पर बने मंदिर में रहने की बढ़िया व्यवस्था हो गई। यहाँ का एकांत भी मन को छू गया। तो यहाँ 4 दिन रह गए। शादियों के दिन थे। मंदिर के सामने की पगडंडी से बारातें निकलती रहती थी। घोड़े पर कच्ची उम्र के दूल्हा दुल्हन और बाजे गाजे के साथ पैदल चलते बाराती। कच्ची उम्र के साथ छोटे बच्चे, बाल विवाह। ठीक है। एक बारात तो उस पार चली गई, लेकिन अल्हड़ किशोरी दुल्हन नर्मदा के शीतल जल को पाकर लगी उसके साथ खिलवाड़ करने। वह भूल गई कि वह दुल्हन है। 2-3 हम उम्र सहेलियों के साथ पानी से खिलवाड़ करती रही। मुश्किल से गई। बच्ची थी है। अद्भुत आकर्षण है माँ नर्मदे में। ठीक है, क्या है कि अद्भुत आकर्षण है माँ नर्मदे में। वैशाखी पूर्णिमा के दिन खूब बारातें देखने को मिली। सहनाई, निशान, नगाड़े
इमकी झुमका के स्वर दिन भर गूंजते रहे। कि वाद्य यंत्र है, पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा वाद्य यंत्र नहीं था, या पूछा जा सकता है कि कौन सा वाद्य मतलब वैशाख पूर्णिमा को जाती हुई बारातों में बजाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूल्हा दुल्हन हाथ में पंखा लिए घोड़े पर सवार रहते थे। एक कांवर में दहेज रहता था। पगडंडी पर चलते एक के पीछे 10-15 बाराती रहते थे। बस हो गई बारात। तोताराम पास के गोरखपुर में मनिहारी का सामान बेचता है। रोज नर्मदा नहाने आता है। साथ में रहता है उसका तोता, पिंजड़े में नहीं, उसके कंधे पर, लेकिन उड़ नहीं जाता। तोते से बड़ा प्यार है उसे। अकेला जीव न घर का न घाट, न कोई आगे न पीछे। थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे होते ही तीर्थ करने निकल पड़ता। कौन? तोताराम। एक दिन मैंने पूछा, तोताराम तुमने शादी नहीं की? सगाई तो 3 बार हुई, लेकिन शादी एक बार भी नहीं हुई। किसी न किसी कारण से सगाई टूट जाती। 3 सगाइयों के बावजूद कुंवारे तोतेराम की व्यथा कथा सुनकर मन उदास हो गया, लेकिन उसने अपने मन को मना लिया है, तोते में मन लगाया है। ठीक है। एक दिन गोरखपुर का बाजार कर आए, फिर चल दिए। गर्मी के दिन थे। खेतों में फसल नहीं थी, पहाड़ नहीं, जंगल तो दूर, छाया के लिए एक पेड़ नहीं। सामने का गांव दूर से ही दिखता रहता। रास्ता भटक जाने का कोई भय नहीं। सो पगडंडी की निर्वाह किए बिना नर्मदा के किनारे किनारे ही चलते। धूप के कारण बुरा हाल था, पर आज आकाश में बादल थे। पत्थर कूचा तक पहुंचते पहुंचते आकाश बादलों से घिर गया। यहाँ नदी के पाट में बहुत सी चट्टानें थी, वरना यहाँ तक नदी केवल मिट्टी में होकर बहती है। कपड़े धोने तक के लिए पत्थर नहीं था। दोपहर का भोजन हमने नदी के पथरीले पाट में बनाया। भोजन करके चले ही थे कि तेज वर्षा कारण भागकर गांव में शरण लेनी पड़ी। थोड़ी देर की वर्षा में गांव में इतना कीचड़ हो गया कि चलना मुश्किल हो गया, इसलिए रात वहीं रह गई। पोप फटते ही चल पड़े। करब्बे मट्टा के पास एक टीला आसपास के मैदान से अलग पड़ता था, इसलिए ऊपर चढ़े। वहां छोटे बड़े नाना प्रकार के सैकड़ों त्रिशूल जमीन में गड़े थे। अब पूछा जा सकता है कि ये कहाँ त्रिशूल वगैरह थे, तो करब्बे मट्टा में थे। ठीक है। जमीन में गड़े थे। इनमें से कई बड़े ही कलात्मक थे, कई मतलब सुंदर थे, कलात्मक थे। जैसे तने में से डगाल से टहनी निकली है, उसी प्रकार बड़े त्रिशूल में से छोटे और उनमें से और भी छोटे त्रिशूल फूटते थे। एक सादे आकार को कितने और कैसे कैसे रूप दिए जा सकते हैं, इससे हम चाव से देखते रहे। कभी यहाँ तांत्रिकों का अड्डा रहा होगा। अब उजाड़ हो गया है। आगे लिखनी में एक वृद्धा से, अच्छा कोई जगह है लिखनी में एक वृद्धा से पीने के लिए पानी मांगा तो उसने कहा, आओ बेटा पानी देती हूँ, लेकिन ऐसा करो रोटी खाकर पानी पियो। धूप में से आ रहे हो, खाकर पियोगे तो ठीक रहेगा। माँ जैसे बच्चे को फुसलाती है, दुलराती है, बिल्कुल वैसे वह उसके नेह को टाल नहीं सके। वह रोटियां ले आई, उन पर शक्कर रखी थी। लो खा लो बेटा। कैसा तृप्ति का भाव था उसके चेहरे पर। अगला पड़ाव मजिया खार। ठीक है, अगला जो पड़ाव था मजिया खार, फिर गोमती संगम, फिर लक्ष्मण मंडवा में एक साध्वी रहती थी। मैंने उनसे कहा कि नौकरी के कारण पूरी परिक्रमा एक साथ नहीं कर सकता, छुट्टियों में थोड़ी थोड़ी करके करता हूँ। तो उसने कहा, बेटा इसका दुख न करना। बूंदी का लड्डू पूरा खाओ तो मीठा लगता है, और चूरा खाओ तो भी मीठा लगता है। दोपहर को डिंडोरी पहुंचे। डिंडोरी बड़ा कस्बा है। यहाँ नर्मदा पार करने वाले ग्रामीणों का क्रम अबाध गति से चलता रहता है। सिर पर गठरी या कंधे पर कांवर लिए पुरुष तथा सिर पर लकड़ी का गट्ठर और पीठ पर बच्चे को बांधे स्त्रियां पहले नर्मदा मैया की जय बोलकर प्रणाम करती है, फिर नदी में उतरती है। फिसलन और तेज प्रवाह के कारण बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। मुख्य धारा आने पर सभी चौकस और चौकन्ने हो जाते हैं। सदे हुए पांवों से वो एक दूसरे की बांह पकड़कर धीरे धीरे बढ़ते हैं। कैसा रोमांच है इसमें। यह दृश्य मुझे मगन करता है। 3 दिन तक यही देखते रहे।
फिर घर आ गए। अमरकंटक से डिंडोरी तक की यह यात्रा सबसे कठिन होनी चाहिए थी, लेकिन यही सबसे आसान थी। आधे दिन का पहाड़, एक दिन का जंगल, फिर कुछ दिनों का सकरा मैदान। नर्मदा जैसी असामान्य नदी भला सामान्य नियम को क्यों कर मानने चली। तो यहीं से हमारा जो 5वां अध्याय है वह समाप्त होता है, अमरकंटक से डिंडोरी। ठीक है, इसका आगे वाला अध्याय है डिंडोरी से महाराजपुर मंडला। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा है इसमें, पढ़ते हैं इसको भी, खींचते हैं, खींच डालेंगे। कितने 5-6 वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा नहीं, 5-6 या 7, 5 या 7 वीडियो बनाएंगे। छोटा सा ही है ये यात्रा वृतांत, आनंद से परिपूर्ण। ठीक है, 15 मिनटों में हो जाएगा, इतना। चलो पढ़ते हैं। डिंडोरी से महाराजपुर। नर्मदा पहाड़ी नदी है। क्या है? जो नर्मदा है वह पहाड़ी नदी है, पर आरंभ वह मैदान से करती है। अमरकंटक का पहाड़ वह आधे दिन में उतर जाती है, फिर शुरू होता है प्राय 75 किलोमीटर लंबा डिंडोरी तक का मैदान। कितने? 75 किलोमीटर का। नर्मदा को मानो पहाड़ों से कोई सरोकार ही न हो, पर यह तो किसी शैतानी बालक के मेहमान के आगे थोड़ी देर के लिए भोला बाला बनकर बैठने जैसा है। डिंडोरी से पहाड़ों की भूलभुलैया शुरू होती है। अनेक छोटे बड़े पहाड़ गति अवरोधक बनकर नर्मदा को कभी दाएं तो कभी बाएं मुड़ने को मजबूर करते हैं। इसलिए डिंडोरी और मंडला के बीच जितने घुमाव फिराव है, उतने सूलपान की झाड़ी को छोड़कर और कहीं नहीं। डिंडोरी से मंडला तक का मार्ग अत्यंत दुर्गम है तो अत्यंत सुंदर भी है। क्या कहते हैं कि डिंडोरी से मंडला तक का मार्ग अत्यंत दुर्गम है तो अत्यंत सुंदर भी है। नर्मदा का यहाँ मानो बालकांड पूरा होता है और सुंदरकांड शुरू होता है। जैसे ही ध्यान रखना दोस्तों कि जैसे देखो यहाँ पे लिखा है कि नर्मदा का यहाँ मानो बालकांड है पूरा होता है और सुंदरकांड शुरू होता है। इस प्रकार के शब्द आते हैं ना, तो आप उनको अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा उपयोगी होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लगा हुआ है, यात्रा वृतांत है। चलो आगे पढ़ते हैं। डिंडोरी से 8 अक्टूबर 1989 को चले। रात बंजरटोला में बिताई, दूसरी रात रमपुरी में। वहां के किसानों के चेहरे में अकाल की काली छाया मंडरा रही थी। कहने लगे, हमारे यहाँ कहावत है, कुट की रानी 3 पानी, लेकिन इस बार तो 3 बार भी पानी नहीं बरसा। कोदो कुटकी तक नहीं होगी, भगवान जाने क्या होगा। पता नहीं ये क्या लिखा है, कोदो कुटकी तक नहीं होगी, भगवान जाने क्या होगा। वहाँ की मातृ लैंग्वेज कुछ कहा होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से चले तो रास्ते में एक घुड़सवार मिला, हमारे बारे में जानकर खुश हुआ। कहने लगा, गुरुजी मैं तो खेत जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ मेरा घर दिखाई दे रहा है, वहीं जाइए, मेरा लड़का आगे की सारी व्यवस्था कर देगा। ठीक है। लड़के ने बड़ा स्वागत किया और एक थाली में सीधा ले आया आटा, चावल, दाल, घी, नमक, प्याज और लाल मिर्च। बहुत मना किया पर नहीं माना। यही नहीं, आगे का रास्ता दिखाने साथ हो लिया। हम ऊंचे पठार पर से जा रहे थे। आगे जाने पर नर्मदा का जो बंकिम रूप देखने को मिला वह अनुपम था। बहती हुई नर्मदा सामने के पर्वत खंड से टकराकर लचक के साथ मुड़ती है, फिर खुद से ही सटकर वापस बहती है। खिंची हुई कमान सी नर्मदा को कई बार देख चुके थे, लेकिन यहाँ तो वह एकदम दोहरी हो गई। घुड़सवार के लड़के ने कहा, बरसात में जब नदी उफान पर होती है तब 2 धाराओं के बीच एक दीवार भर रह जाती है। नर्मदा का वृंदावन है यह। क्या है, कौन सा है, ध्यान से देखना। ये नर्मदा का वृंदावन है यह। खूब रास रचाया है उसने। खरमेर भी यही नर्मदा से आ मिली। संगम के पास एक सन्यासी की कुटी थी। आज ही वे अपने गुरु भाई को कुटी सौंपकर नर्मदा परिक्रमा पर निकलेंगे, लेकिन वे सीधे जाएंगे हम देवनाला होते हुए, इसलिए हम लोगों का साथ नहीं होगा। यहाँ से घुड़सवार का लड़का लौट गया, लेकिन एक ग्रामीण हमें देवनाला ले जाने के लिए तैयार हो गया। टेढ़ी मेढ़ी खूबसूरत खरमेर को 3 बार पार करके जब हम देवनाला पहुंचे तो दिन ढल चुका था। यहाँ की गुफा के बारे में काफी सुन रखा था, सीधे वहीं गए। जिस झरने के संग संग हम आए थे वही झरना यहाँ एक सुंदर प्रपात रचता है। अच्छा, क्या है कि एक सुंदर प्रपात रचता है।
इस प्रपात के पीछे एक विशाल गुफा है। मतलब जो पानी गिरता है ना पहाड़ से, और वो जैसे पानी ऐसे वाइट वाइट सा, ऐसे दूध सा, इसलिए दूध झर रहा है, उसे प्रपात कहते हैं शायद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस झरने के संग संग हम आए थे वही झरना यहाँ एक सुंदर प्रपात रचता है। इस प्रपात के पीछे एक विशाल गुफा है, ऊपर झरना, झरने के नीचे गुफा और गुफा के द्वार पर प्रपात। अद्भुत दृश्य था। गुफा इतनी विशाल कि हजारों आदमी मजे से समा जाएं। झरने के नीचे इतनी विशाल गुफा हमारे देश में शायद ही और कहीं हो। बरसात में यह पानी से लबालब भर जाती होगी। रात हो चली थी। पास ही एक बाबा की कुटी थी। हमें वहां ले जाकर हमारे साथ आया ग्रामीण वापस चला गया। इस गुप्त अंधेरे में वह मजे से चला गया। जंगली जानवर का डर था। हम कुटी के अंदर सोए। सवेरे वहीं यही स्नान किया। यह झरना खरमेर में मिलता है। खरमेर एक नदी है। खरमेर नर्मदा में मिलती है, इसलिए इस स्नान को हम नर्मदा स्नान के तुल्य माना। दोपहर को मरवारी घाट पहुंचे। गांव गांव से घी इकट्ठा करके शहर ले जाने वाले दो भाई नर्मदा तट पर गाकड़ बना रहे थे। अब देखो, गाकड़ बना रहे थे। उसने आग का रास्ता पूछा। सॉरी, उसने आगे का रास्ता पूछा। रास्ता तो बताया ही, गाकड़ भी दिए और बहुत सा घी भी। किसी तरह पैसे नहीं लिए। शाम को कनई संगम पहुंचे। तट पर एक छोटा सा मंदिर है। उसी सुनसान मंदिर में रात रहे। सामने मालपुर दिख रहा था। जाते समय इसी गांव में गोसाई जी के घर रुके थे। हमने उन्हें खबर भिजवा दी, फिर भी भोजन बनाने में जुट गए। घना अंधेरा हो गया था। सामने नदी में रोशनी नजर आई। धीरे धीरे रोशनी पास आती गई। शायद गोसाई जी हो। गोसाई जी तो नहीं, उनके भाई थे। गोसाई जी कहीं गए हुए थे, सो उनके भाई हमसे मिलने आए थे। तेज प्रवाह के कारण यहाँ दिन को भी नदी पार करना टेढ़ी खीर है। वे रात को सन्नाटे में आए थे। हम लोगों का कुशल क्षेम पूछकर चले गए। उनका रात के अंधेरे में लहराती लहराती नर्मदा को पार करना कैसा खतरनाक लग रहा था। दिन पर दिन रास्ता मुश्किल होता जा रहा था। ऊंची नीची पहाड़ियां और सूखे नालों को पार करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। सकरी घाट में एक ग्रामीण का साथ हो गया। आगे चलकर ऊंची कगार पर से नर्मदा को जो भव्य रूप देखा तो वह बस देखते ही रह गए। हमारी ओर खड़ा ऊंचा चट्टानी किनारा किसी किले की दीवार सा बहुत दूर तक चला गया था। सामने का किनारा नीचा और सपाट है। शिलाओं से मंडित, झाड़ियों से आच्छादित इस किनारे से सट कर बहती नर्मदा ऐसी लग रही थी मानो शिव की गोद में पार्वती सो रही हो। देखो, मानो शिव की गोद में पार्वती सो रही हो। एक साथ है कि जीवन में एक बार फिर यहाँ आऊंगा और इस अनुपम दृश्य को जी भर कर देखूंगा। अब प्रश्न आ जाए कि लेखक कहता है कि एक साथ है, जीवन में एक बार फिर आऊंगा और इसी अनुपम दृश्य को जी भर कर देखूंगा, तो लेखक की कौन सी साध है? तो साध यह है कि जो नर्मदा है वो ऐसे लग रही है शिव की गोद में पार्वती सो रही है, उसी को देखने के मन में, ठीक है, जो लालसा है उसके बारे में बताया। आगे चलते हैं। पास ही है छिरपानी। क्या है? पास ही है छिरपानी। रात वहीं रुके। इसके बाद की रात नेजर में बिताई। फिर मेहंदीवानी के बाजार से राशन खरीद कर ठेला घाट गए। एकदम निर्जन स्थान। एक बाबा जैसा किसान था। उसने बताया कि पहाड़ी पर एक कुटी है, रात को वहीं सोता है। हम लोग भी वहीं सो गए। भोजन से निवृत्त होकर टॉर्च की रोशनी में उसके साथ कंकड़ पत्थर वाली पगडंडी से ऊपर चढ़े। विकट चढ़ाई थी। पीठ पर बोझा लादे छिपकली की तरह दबे दबे चढ़ रहे थे। जैसे तैसे ऊपर पहुंचे। उस वीराने में कोई नहीं था। सन्नाटे का आलम, घुप अंधेरा। ऐसे स्थान में सोने का जीवन में यह पहला मौका था। नर्मदा के पाट पर दूर आग दिखाई दे रही थी। ऐसी ही आग पीछे भी थी। कभी कभी मछुआरे नदी में ही रात रह जाते हैं, उन्हीं की आग थी। पूछने पर बाबा ने कहा, सामने की आग मछुआरों की नहीं,
अच्छा क्या कहा कि सामने की आग तो मछुआरों की है, पर पीछे की आग उनकी नहीं। तब वह सिद्धों की भूमि है। वह अपने आप दिए जलते हैं, अपने आप आग जलती है। रात को आग दिखेगी, लेकिन सवेरे जली हुई एक भी लकड़ी या कंडा नजर नहीं आएगा। ऐसे भयावह स्थान में मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। सुबह उठकर आगे बढ़े तो थोड़ी दूर तक वह साथ चला। सिद्धों की भूमि में पहुंचे। रात को जहां आग दिखाई दी थी, वह जले हुए कंडों का ढेर दिखाई दिया। मैंने कहा, यह क्या है? वह असमंजस में पड़ गया। कहने लगा, किसी ने खाद के लिए कंडे इकट्ठे किए थे, पर किसी दूसरे ने ईर्ष्यावश आग लगा दी। मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे क्या क्या आ गया कि लेखक जा रहे थे, लेखक को ना आग जलती हुई दिखाई, ठीक है। फिर लेखक अपने आश्रय स्थल पर पहुंचते हैं, लेखक और वो जो भी किसान है। तो वो कहता है कि ये आग शायद कोई मछुआरा है, वो रात को नदी पर रह गया है तो उसने जला रखी होगी। तो फिर वो जो बूढ़ा किसान है या जो किसान है वो कहता है कि आगे वाली तो चलो है, वो कोई किसी ने जला रखा, लेकिन जो पीछे जो भी आग जली हुई दिखाई दे रही है ना, वो सिद्धों की भूमि में अपने आप आग जलती है। कहाँ? तो वहां पे अगर हम सुबह जाके देखेंगे तो कोई कंडा वंडा नहीं मिलेगा वहां पर, ठीक है। तो फिर लेखक सुबह जाते हैं, वहां देखते हैं तो सब कुछ था। तो वो कहते हैं ये क्या है? तो फिर वो कहता है कि ईर्ष्यावश किसी ने कंडे कंडे इकट्ठे कर रखे होंगे, ईर्ष्यावश किसी ने आग लगा दी होगी, ठीक है। ये बताया है। तो यही बताया है यहाँ पर। देखो क्या है कि वह असमंजस में पड़ गया। कौन? वो जो किसान था। किसी ने खाद के लिए कंडे इकट्ठे किए थे, पर किसी दूसरे ने ईर्ष्यावश आग लगा दी। तो क्या कहते हैं कि प्रेम का दीप मुश्किल से जलता है, ईर्ष्या की आग आसानी से सुलगती है। यहाँ कितनी अच्छी बात है ना। यहाँ से वह लौट गया। हम डोकर घाट के लिए चल दिए। सुनसान रास्ते से जा रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि सही जा रहे हैं या गलत। काफी देर बाद एक आदमी मिला। उसने राम राम की तो उसने कहा कि मैं डोकर घाट से ही आ रहा हूँ, तभी तो दूसरे गांव जा रहा हूँ। आप मेरे घर ही जाइए, मेरा बेटा आपकी पूरी व्यवस्था करेगा। हम सूनी पगडंडी से आगे बढ़े। दोपहर को 3 स्त्रियों को लकड़ियां बीनते देखा। सोचा उनसे डोकर घाट की राह के बारे में पूछेंगे, लेकिन हमें देखते ही उन्होंने भागना शुरू कर दिया। ऐसा पहले भी हो चुका है। हम थके मांदे जा रहे होते हैं, मुश्किल से कोई दिखाई देता है, सोचते हैं इससे आगे के गांव के बारे में पूछेंगे कि वह भाग खड़ा होता है। क्या स्थिति हो गई होगी बेचारे लेखक की। यहाँ भी यही हुआ। लाचार हम आगे बढ़े। गांव दूर नहीं था। ऊंची कगार से उतरे तो डोकर घाट आ गया। उसी ग्रामीण के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। खोलने वाली स्त्री उन 3 स्त्रियों में से ही एक थी। अच्छा हुआ कि डर कर वह दरवाजा बंद कर दे, इसके पहले ही घर का बड़ा लड़का आ गया। मैंने उससे कहा कि रास्ते में तुम्हारे पिता मिले थे, उन्होंने ही हमें तुम्हारे यहाँ ठहरने के लिए कहा है। तभी मुझे याद आया, उसके पिता का मैंने स्केच कर लिया था। वह दिखाया। सभी तुरंत पहचान गए, खुश हुए और रहने के लिए कमरा दिया। स्त्री कहने लगी कि हमने आपको चोर डाकू समझा था, थोड़ी देर पहले जो चोर डाकू थे अब वे सामान्य अतिथि है, ठीक है। नदी नहाने गए। सामने तट से जब चले थे तब राह भटक गए। मैं मधुमक्खियों के हमले से बाल बाल बच गया था। सामने का पहाड़ देखकर सारी बातें याद आई। घर के लोगों ने कहा कि घर के लोगों ने कहा कि आगे की रात मुंडी में हमारे समधी के यहाँ ठहरिए। सो मुंडी में उसके समधी के घर रहे। उसके समधी ने कहा कि अगले गांव में हमारे समधी रहते हैं, आप वहां रहे। गांव में शादी ब्याह प्राय पास पास होते हैं। मुंडी में देर रात तक लोग नृत्य देखते रहे। देखो यहाँ पे मुंडी है ना, हमारे यहाँ राजस्थान में मुंडी शब्द मुंह के लिए आता है। जैसे कोई लड़ाई हो जाती है ना, महिलाओं की तेरी मुंडी तोड़ दूंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुंडी में देर रात तक लोग नृत्य देखते रहे। पुरुष सेला नाच रहे थे, हाथ में लकड़ी के बने चटकोला बजाते हुए नाच रहे थे और गा रहे थे। हाथ से क्या बने हुए? चटकोला। और क्या गा रहे थे? मैं आपको एक गीत आया इसमें, उन्हीं का है। देखो क्या है। तरीना को नारा रे मोर हारिल सुआ, तरीना को नारा रे मोर हारिल सुआ, घरोली में बोले राजा राम, घरोली में बोले राजा राम, सोन चिड़ैया जाए बैठे अमवा की डार, सोन चिड़ैया जाए बैठे अमवा की डार, ठीक है। ये गीत है।
बहुत तेज नाच होते हैं, ये ना जो नाच है ये बहुत तेज नाच होता है, ठीक है, थका देने वाला। पुरुष थक गए तो स्त्रियों ने रीना शुरू कर दिया, फिर दोनों ने मिलकर कर्मा नाचा। देखो देखो, पुरुष पुरुषों ने गीत गाया, ठीक है, स्त्रियों ने रीना गाया, और दोनों ने मिलकर जो गाया वो कर्मा कर्मा नाच, ठीक है, कर्मा, ठीक है। पुरुषों का सेला, स्त्रियों का रीना। देखो पुरुषों का कौन सा गीत, सेला, और स्त्रियों का रीना, दोनों को सम्मिलित रूप कर्मा है, ठीक है। आज हमें तीनों नृत्य देखने को मिले, ठीक है, कर्मा, सेला, ठीक है, और रीना। आगे बढ़ते हैं। समधी का गांव पास ही था, इसलिए वहां नहीं रुके, रात गोरखपुर में रहे। यहाँ से जंगल की कच्ची सड़क ने हमें देवगांव पहुंचा दिया। यहाँ नर्मदा पर मनोट का पुल है। देवगांव में एक मछुआरे की परछी में सोए। भोर बेला आंख खुली तो नजर सीधे चांद पर पड़ी। पहाड़ों की घनी काली कतार पर काजू के आकार का चांद पूरी आभा के साथ दमक रहा था। किस आकार का था चांद, काजू के आकार का। चांद मानो घुटने मोड़कर पालने में सो रहा हो। ऐसा सलोना चांद तो कभी देखा नहीं था, ठीक है। यह 14वीं का चांद था। देखो अब पूछा जा सकता है कि 14वीं का चांद किस तरह दिखाई देता है, ठीक है। अब उसमें अलग अलग उपमान बता देंगे। अब इसमें एक वैसा भी आ जाएगी, काजू के समान, तो काजू के समान, ठीक है। गिर जाने पर, हाँ चांद, हाँ, है, ठीक है। आगे भी है, देखो, गिर जाने पर बचे हुए चंदन के टुकड़े की तरह। आप देखो क्या काजू के समान दिखता है, अलग अलग उपमान आ सकते हैं, तो इसमें है कि चंदन, घिसे हुए चंदन के टुकड़े के समान, ठीक है। आगे चढ़ते हैं, ठीक है। यह 14वीं का चांद था, घिस जाने पर बचे हुए चंदन के टुकड़े की तरह। बिस्तर में पड़ा पड़ा देर तक चांद के उस टुकड़े को निहारता रहा। थोड़ी देर में सवेरा हो गया था। पास ही बुढ़नेर संगम है। किस जोश खरोश के साथ बुढ़नेर आ रही थी। उसकी धाराएं चट्टानों में से मार्ग निकालती, उछलती और सवेरे की धूप में चमचमाती नर्मदा की और तेजी से लपक रही थी। ऐसा स्वच्छंद हिरनी सी बांकी नदी का नाम है बुढ़नेर। अच्छा, जो बांकी नदी है उसी का नाम बुढ़नेर है, ठीक है। कम से कम युवनेर ही होता, ठीक, कम से कम युवनेर। अच्छा, कहता कि उस नदी का नाम बुढ़नेर है, बुढ़नेर है, तो लेखक कहते हैं कि कम से कम उसका बुढ़नेर नाम रख कर युवनेर रख देते, ठीक है। आगे चलते हैं। कल दीपावली है। कल शाम तक महाराजपुर मंडला पहुंच जाएंगे। मतलब महाराजपुर मंडला में ही पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में मंडला लिखा हुआ है कि कल दीपावली है, कल शाम तक महाराजपुर पहुंच जाएं तो रात तक घर पहुंच सकते हैं। दिवाली घर में ही मना सकते हैं। चाल अपने आप तेज हो गई। शाम तक रामनगर पहुंच गए। रात मंदिर में रहे। सुबह रामनगर का महल देखा। नर्मदा तट पर बने गौड़ राजाओं के इस विशाल महल की रौनक कभी देखते ही बनती है। कौन से राजाओं की, गौड़ राजाओं के महल, ठीक है। कहाँ, महाराजपुर में बच्चों, ध्यान रखना। रामनगर से सड़क मिल गई। रास्ते से जा रहे थे कि सामने से आते एक वृद्ध दिखाई दिए। वेशभूषा से प्रकंपावासी जान पड़ते थे, प्रकंपावासी ही थे। मैंने पूछा, आप उल्टे कैसे चल रहे हो? उन्होंने कहा, मेरी जुलहरी परिक्रमा है। सॉरी, जिलहरी परिक्रमा है। इस परिक्रमा में समुद्र को नहीं लांघते, इससे दोहरी परिक्रमा होती है, ठीक है। मतलब जो जिलहरी परिक्रमा है उसमें नदी को या समुद्र को नहीं लांघते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैं चकित, 75 वर्ष की उम्र में यह वृद्ध बिना किसी संगी साथी के कैसी कठिन परिक्रमा कर रहे हैं। मैं नतमस्तक हुआ। सूलपान की झाड़ी में भीलों ने उन्हें लूट लिया था। चश्मा तक उतार लिया। उन्होंने भीलों से कहा कि मेरी आंखों में मोतियाबिंद है, यह चश्मा तुम्हारे किसी काम का नहीं, उसे न लो। तो भीलों ने कहा कि हम इसे फोड़ डालेंगे, पर तुमसे तो ले लेंगे। कहने लगे, तब से चलने में बड़ी दिक्कत होती है, ऊंच नीचे का सही अंदाजा नहीं हो पाता, कई बार गिर चुका हूँ। मैंने पूछा, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? आपके कुछ पैसे दे सकता हूँ? उन्होंने कहा, पैसे को मैं हाथ नहीं लगाता। मैं हैरान, अनार दे सकता हूँ। उन्हें थोड़ा सोचकर पूछा, दाल कौन सी है? सोचकर उन्हें पूछा, फिर दाल कौन सी है? लेखक से पूछा, मूंग की दाल जल्दी जुड़ जाती है, हम वही रखते हैं। बताया तो कहने लगे, मूंग की दाल जरूर दीजिए, मैं खुशी से लूंगा। मैं बूढ़ा आदमी, अरहर की दाल हजम नहीं होती, पेट खराब होता। दाल देकर कहा, पैसे भी ले लीजिए।
इस दाल के खत्म होने पर दूसरी ले सकेंगे। वही बात, पैसे को मैं हाथ नहीं लगाता। मैं थोड़े दिनों के लिए चलता हूँ तो पैसे रखता हूँ, अनाज रखता हूँ और साथ में यादवेंद्र जैसा साथी रखता हूँ। यह वृद्ध अकेले एकांगी निसंग एक किचन चल रहे हैं। पता नहीं कब घर पहुंचेंगे या नहीं, क्या पता, फिर भी अपनी मस्ती में जा रहे हैं। यह भी श्रद्धा है। यह था संपूर्ण आत्मसमर्पण। ऐसे लोग अकेले होते हुए भी अकेले नहीं होते। पार्थ सारथी चुपचाप आकर उनके रथ की लगाम अपने हाथ में ले लेते हैं। मंडला दिखाई देने लगा। बंजर के चौड़े रेतीले पाट को पार कर हम महाराजपुर पहुंचे। इस बार की यात्रा पूरी हुई। मंडला से बस पकड़कर जबलपुर आ गए। आखिर दिवाली की रात को हम घर आ गए। भीड़ भाड़, शोरगुल, धूल धक्कड़ और चहल पहल का क्या कहना। धर्म क्षेत्र से मानो कुरुक्षेत्र में आ गए। रात के जब स्वत्र लक्ष्मी पूजन हो रहा था, तब निर्जन पथ पर से जाते हुए उस वृद्ध की वाणी मेरे अंतर में गूंज रही थी, पैसे को मैं हाथ नहीं लगाता। यहीं से हमारा डिंडोरी से महाराजपुर का यात्रा वृत्तांत खत्म होता है और आगे है जो 7वां महाराजपुर से ग्वारी घाट, ठीक है, वो पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो कुछ भी आपको लगे टिप्पणी अवश्य करिए, प्रतिक्रिया अवश्य करिए, कुछ भी करिए, नेगेटिव पॉजिटिव। धन्यवाद आपका।